Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Business Mathematics 2. Today we'll go over lecture number 29, which is about graphical representations of bivariate functions. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था, फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे. So let's see. Last time we did linear differential equations and the method of their solutions. ठीक है, हमने आउट ऑफ द बुक ये एक टॉपिक सेलेक्ट किया था जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कवर कर रहे हैं. तो पहले हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस कवर की थी, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और हमने देखा कि मेथड ऑफ सॉल्यूशंस. तो ये सारी एप्लीकेशंस थी इंटीग्रल कैलकुलस की कि हम इंटीग्रेशन यूज़ करके ये सारे काम कर रहे थे. जो प्रॉबिलिटी हमने देखी, उससे पहले भी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें हमने देखी. उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हमने पहले सरसरी सी देखी थी, लेकिन लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा थारोली डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किया कि 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर वेरी पॉपुलर अमंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच वर सेपरेबल एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो हमने ये दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सेपरेबल और लीनियर, और हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कवर किया था. कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी, काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिकग्नाइज करना है और फिर सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया. हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी पहले, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ी, और अब हम दोबारा डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं. लेकिन इसको हमने सेपरेट इसलिए रखा कि पहले जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी वो 1 वेरिएबल डिफरेंशिएशन थी, इंटीग्रेशन भी 1 वेरिएबल में ही पढ़ी. अब हम दोबारा जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशन की तरफ, डिफरेंशिएशन की कुछ एप्लीकेशन की तरफ, लेकिन अब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डील करेंगे हम. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो वी विल कवर 20.1 section 20.1 today, which is about graphical representations of bivariate functions, sketching bivariate functions and trace of a bivariate function. ठीक है, तो ये जो है हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 20 विच इज़ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल. 2 चैप्टर्स हमने ऑप्टिमाइजेशन के पहले पढ़े हैं. इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने से पहले अगर आप रिकॉल करें तो हमने ऑप्टिमाइजेशन की मेथडोलॉजी पढ़ी थी, फिर ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशंस पढ़ी थी. लेकिन उन सब में अगर आप देखें तो हमने ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल कंसीडर किया था, जिसमें एफ ऑफ एक्स था. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़े थे, कनकेविटी वगैरह पढ़ी थी. इन सबको रिलेट करके हमने ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें एक वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन थी. अब हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर हों फंक्शन में, तो हम क्या करें. ठीक है, तो चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलकुलस ऑफ फंक्शंस व्हिच कंटेन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, इलस्ट्रेट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस इन 3 डायमेंशंस, overview the optimization procedures for functions which contain more than 2 independent variables, introduce the nature of and procedures for optimization of functions subject to constraining conditions. तो अब बेसिकली वही सारे काम हम कर रहे हैं कि हमने पहले तो कैलकुलस पढ़नी है फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल की, फिर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालें फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल के. मेन टॉपिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस जो आज हम करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस, एंड देन वी विल कवर सम एप्लीकेशंस ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो ये 4 मेन टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में. इसके अलावा इस चैप्टर में भी 2 और टॉपिक्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं, जो हम नहीं कवर करेंगे, विच आर बियॉन्ड द कोर्स ऑफ दिस स्टडी. तो बेसिकली दैट इज n वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, और हमें ज़रूरत नहीं है. हम अगर 2 वेरिएबल्स तक ही ऑप्टिमाइजेशन सीख लें हमारे लिए काफ़ी होगा. ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के. तो आज हमने इस चैप्टर का पहला सेक्शन करना है. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. इन चैप्टर 15 and 17 these chapters provided a methodology for examining functions which involve 1 independent variable. याद होगा जब भी हमने फंक्शन देखा f of x देखा, ठीक है, एक वेरिएबल का फंक्शन, या f of t देखा आपने,
एक वेरिएबल का फंक्शन। Functions which involve more than one independent variables are referred to as multivariate functions. Multivariate, variate का मतलब variables से आ गया और multi का मतलब एक से ज्यादा, तो multivariables या multivariate functions भी कह सकते हैं, ठीक है। और functions of several variables एक से ज्यादा। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम दो वेरिएबल का फंक्शन पढ़ेंगे। दिस चैप्टर विल कॉन्सेंट्रेट इनिशियली ऑन बाईवेरिएट फंक्शंस। बाईवेरिएट मतलब टू, बाई फॉर टू, ठीक है। यूनिवेरिएट वन वेरिएबल फंक्शन होता है, बाईवेरिएट टू, ठीक है। इसी तरह ट्राईवेरिएट भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल का फंक्शंस इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। द ग्राफिक्स ऑफ दीज फंक्शंस विल बी इलस्ट्रेटेड and a discussion of the derivatives of these functions and their interpretations will follow, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि derivatives क्या हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है और उन्हीं को अप्लाई करेंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ना चाह रहे हैं आज वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बाईवेरिएट फंक्शन। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देन योर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। आपको याद होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 में, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग का, और हमने कहा कि अगर हमारे पास वेरिएबल 2 से ज़्यादा हो जाएं कॉन्स्ट्रेंट्स में तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर 3 वेरिएबल हो जाएंगे तो हम 3 डायमेंशन में चले जाएंगे, जिनके ग्राफ बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये वो चैप्टर है जो आपको बताएगा कि 3 वेरिएबल्स में ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। और ग्राफ देखने के बाद आप दोबारा चैप्टर 10 में जाइएगा कि उसकी बात सच थी कि नहीं, कि 3 वेरिएबल्स के साथ ग्राफ बना के अगर आप फीजिबल रीजन निकालना चाहेंगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। तो इसलिए हमने वहाँ पे 3 वेरिएबल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अगर एक फंक्शन दिया 3 वेरिएबल में तो उतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि उनको कैसे ड्रा करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आवर यूनिवर्स, आवर वर्ल्ड इज 3 डायमेंशन, ठीक है। ये जो जितनी भी पिक्चर्स आपको नजर आती हैं 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है सर 3 डायमेंशनल थिंग, इसी तरह और चीजें। तो इसमें हमें कम से कम जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, जिसमें 2 XY और एक Z वेरिएबल जिन पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, उन 3 वेरिएबल्स में हम ग्राफ्स बनाएंगे। अ फंक्शन इन्वॉल्विंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल Z, तो अब हम डिपेंडेंट को Z कह रहे हैं। जैसे आप देखें ना, अगर आप रिकॉल करें 2 वेरिएबल्स में हमने क्या किया था, 2 वेरिएबल में हमने कहा था कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो क्या था कि ये x आपका वेरिएबल था कोई इंडिपेंडेंट, और हमने कहा कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप कोई भी इस तरह का ग्राफ है जो कर्व बनती है, ठीक है, एक कर्व बनती है जो y x पे डिपेंड कर रहा है। आप x की वैल्यूज लेते जाते हैं, आपको y की वैल्यूज मिलती जाती हैं, आप उन सब को कंबाइन करते हैं तो आपको एक कर्व मिल जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उन पे तीसरा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तो z कह दें उसको, ठीक है। तो z डिपेंड्स ऑन एक्स वाई, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास z हो गया एंड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो से x एंड y हैं, ठीक है। अब लिख कैसे सकते हैं, z इज इक्वल टू x कामा y, दोनों ब्रैकेट में। देखिए x कामा y का मतलब कि f x पे भी डिपेंड करता है और y पे भी डिपेंड करता है। 2 वेरिएबल्स में चेंज आएगी तो z में भी चेंज आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 वेरिएबल को इस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। ये एक रिप्रेजेंटेशन है 2 वेरिएबल के फंक्शन की। We established earlier in the text that the number of variables in a function determines the number of dimensions required to graph the function, whereas 2 dimensions are required to graph single variable function, 3 variables are required to graph bivariate function। देखें अभी हमने जो कहा था पिछले स्लाइड में कि देखें हम ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन हमें 2 डायमेंशंस चाहिए थी, एक x के लिए एक y के लिए। अब हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में x y तो इंडिपेंडेंट हो गए और ये तीसरा z भी तो है। तो 3 वेरिएबल्स आपको चाहिए, 3 डायमेंशंस आपको चाहिए बाईवेरिएट फंक्शंस को ड्रॉ करने के लिए, उनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अब हम 3 डायमेंशन में चले जाएंगे, 3 डायमेंशंस, ठीक है। लीनियर फंक्शंस इन्वॉल्विंग 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्राफ एज स्ट्रेट लाइंस इन 2 डायमेंशंस। अगर 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना तो वो सिंगल वेरिएबल का लीनियर फंक्शन आपको देता था, ठीक है। अब लीनियर फंक्शंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स ग्राफ एज प्लेन्स इन 3 डायमेंशन। प्लेन का मतलब एक फ्लैट चीज होती है, फ्लैट कोई
चीज है ना, कोई बोर्ड है, फ्लैट बोर्ड, दैट इज अ प्लेन। फ्लैट पेपर आप ले लें, बुक का जो सरफेस है फ्लैट है, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं प्लेन। दीवारें जो आप देखते हैं ये प्लेन है, ये नीचे फर्श जो है ये प्लेन है। सो प्लेन इज अ स्ट्रेट, जिस तरह स्ट्रेट लाइन आपकी स्ट्रेट थी ना, स्ट्रेट लाइन थी, दिस इज इन 2 डायमेंशंस लीनियर फंक्शन आपको स्ट्रेट लाइन देते थे। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन को मैं प्लेन से अगर रिप्लेस कर दूं कि ये प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है ये, ठीक है, तो हर डायरेक्शन में ये फ्लैट जा रहा है। इस डायरेक्शन में आप जाएं आपको लाइन मिलेगी, इस डायरेक्शन में जाएं आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, इसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर दे वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइंस इस तरह से आती हैं वो प्लेन कह सकते हैं आप उसको। तो प्लेन 3 डायमेंशन में लीनियर फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ कि कैसे लाइंस और प्लेन्स बनी थी, ठीक है। ये देखिए 2 डायमेंशन में जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, तो अगर मैं कोई इक्वेशन लूँ, लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, mx प्लस b लिखते थे हम उसको, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। या आप ये भी लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये लीनियर इक्वेशन है x और y में, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको ही हम सॉल्व करके भी उस फॉर्म में लेके जा सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आता था कि ये x है, ये y है, तो b इसका इंटरसेप्ट है और m इसकी स्लोप है, जिस तरफ m जा रही है उस तरफ वो, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि ये ग्राफ है इस फंक्शन का, ठीक है। तो m स्लोप है, m अगर हम यहाँ से 1 यूनिट हम राइट पे जाएं तो ये m यूनिट हाइट देता है, ठीक है। ये अगर रिकॉल करें तो राइज बाई रन, तो ये m आपकी स्लोप थी, ठीक है, स्लोप जो थी वो आपके पास m थी, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक आ जाती है। अब अगर हम 2 वेरिएबल्स में चले जाएं, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है, तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है, मतलब अगर ये लीनियर है आपका तो लीनियर इन x एंड y, ठीक है। लीनियर का मतलब कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, z इस तरह का फंक्शन होगा। या आप तीनों वेरिएबल में लीनियर लिख लें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल टू 0 या इक्वल टू डी कर लें, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये प्लेन की इक्वेशंस होती हैं। प्लेन का मतलब ये होता है कि आप अगर 3 डायमेंशन में है तो इस तरह का कोई प्लेन आपको देगा। प्लेन ज़्यादा ड्रा करना मुश्किल है तो इस तरह से आप ड्रा कर लेते हैं प्लेन, ठीक है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं दिस इज अ प्लेन, तो इसकी इस तरह से पोजीशन है, तो हम साइड से देख रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब जो हम लेते हैं इसकी हाइट वगैरह, जिस तरह यहाँ पे x और y लिया था, हम क्या करते हैं कि x लेते हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है। अब y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको भी नीचे ही रखना है हमने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही रखना है हमने। तो फ्लोर है, ठीक है, इसको अब एक डायमेंशन इस तरह ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक दूसरी डायमेंशन आ गई लेट्स से, ठीक है। अब तीसरी डायमेंशन जो है वो बाहर आनी चाहिए। देखिए 2 डायमेंशंस आ गई, एक ये x डायरेक्शन आ गई, एक y डायरेक्शन आ गई। तीसरी जो है इसके परपेंडिकुलर वो बाहर आती है, ये पेन की पोजीशन जो है, ठीक है, x y z 3 डायरेक्शंस हैं। अब इनको ड्रॉ करना मुश्किल है तो क्या करते हैं, ये देखिए ये 3 डायरेक्शन है, एक ये है, एक ऊपर है और एक इधर है। ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब इनको साइड से देखा जाए ना, इस तरह साइड से अगर आप देखें तो एक आपको इधर जाती नजर आती है, एक आपको आगे और एक ऊपर, ठीक है। तो जो ये है ना, ये वाली एक डायरेक्शन हम इधर लगा देते हैं, ये इस तरह, ये जो है ये बोर्ड से बाहर आ रही है। ये जो डायरेक्शन आप साइड पे इस तरह स्लाइड लाइन जाते देख रहे हैं ना, ये बोर्ड से बाहर आ रही है बेसिकली। उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि पेपर के ऊपर तो 3 डायमेंशन में नहीं ड्रॉ कर सकता ना। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस रूम में अभी बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आप एक रूम का कॉर्नर देखें, ये नीचे कॉर्नर देख लें अपने रूम का, उस कॉर्नर से ना 3 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है, जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। एक दीवार के साथ जो छत तक जा रही है, ठीक है, वो जी है, इधर वाली y और इधर वाली x, ये 3 डायरेक्शन है जो आपके रूम के कॉर्नर में, अगर आप उनको देखें तो अगर यहां से आप बैठ के देखेंगे ना तो 2 आपको इस तरह नजर आ रही है, तीसरी साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। असल में वो बाहर आ रही थी जो हम ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप जहन में बना लेंगे कि ये 2 हैं और तीसरी बाहर है, ठीक है, ये एक x एक y और तीसरी बाहर जो मेरी तरफ आ रही है, जो आपकी तरफ जा रही है, ये, ठीक है। इस तरह ये 3 डायरेक्शंस है, लेकिन जब ड्रॉ करेंगे तो हम 3 देख नहीं सकते। तो यूजुअली इसको x कहते हैं, ये जो बाहर आ रही है,
जो इधर वाली है इसको y कहते हैं, और ये दोनों फ्लोर पे हैं x और y, और जो हाइट है ना वो z से आ रही है, क्योंकि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जो फंक्शन है हमारा उसको हम हाइट पे रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं उसको, ठीक है। तो ये वर्टिकल है। अब ये इस तरह का कोई ग्राफ है कि x और y, अब x और y कोई पॉइंट आप लेते हैं ना, तो वो x यहाँ से गिनेंगे आप, y यहाँ से गिनेंगे। तो इस तरह की रेक्टेंगल कंप्लीट करें, देखें x के पैरेलल एक लाइन लगाएं, y के पैरेलल एक लाइन लगाएं, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना, ये वो पॉइंट है। अगर फर्ज करें ये a है ना, x के ऊपर a है और ये y के b है, तो ये फ्लोर के ऊपर पॉइंट आ रहा है आपका a और b। आप x डायरेक्शन में a चलें, y डायरेक्शन में b, अब इनको कवर करें तो यहाँ पे कहीं फ्लोर में आपका ये पॉइंट आएगा, फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर कोई पॉइंट है जो ना x पे ना y पे है। अब यहाँ से आप हाइट देख लें, इस पॉइंट पे आप हाइट देख लें फंक्शन की, तो वो स्पेस में कोई पॉइंट आ जाएगा। ये यहाँ पे ये जो पेन है, ये पेन इस वक्त स्पेस पे है ना, स्पेस में, इसकी x से भी y से भी डिस्टेंस है और z से भी डिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो ये 3 डिस्टेंसेस के साथ ये आपको पॉइंट मिलता है। तो अगर इस पॉइंट पे आप कोई भी हाइट देखेंगे, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट आ जाएगा, ये वो वैल्यू है z की, z इक्वल टू f ऑफ x y, जो a b कह लें, लेट्स से a b को आप c कह लेते हैं, तो c ये वाली हाइट है जो यहाँ से आई, कि इस ए बी के ऊपर आपने जो हाइट ली थी उसको सी कहते हैं। तो इस तरह से एक फ्लैट सा ये प्लेन बन जाएगा आपका सरफेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्ट्रेट लाइन तो आ गई। अब जनरली जो है ये लीनियर फंक्शन तो नहीं होता ना, एफ एक्स जरूरी तो नहीं है लीनियर फंक्शन हो, या कोई और फंक्शन भी हो सकता है, जैसे एफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला, तो ये कर्व है, ठीक है। तो जो वन वेरिएबल का कोई भी फंक्शन आपको जनरली जो है वो कर्व देता है, और 2 वेरिएबल का फंक्शन आपको सरफेस देता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। जनरली स्पीकिंग नॉन लीनियर फंक्शंस, यानी अगर फंक्शन लीनियर ना हो कोई और हो, नॉन लीनियर फंक्शंस इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्राफ एज कर्व्स इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में वो कर्व देता है आपको, एंड नॉन लीनियर फंक्शंस कंटेनिंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्राफ एज कर्व्ड सरफेसेस इन 3 डायमेंशन। अब वो जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट प्लेन दे, वो इस तरह कर्व्ड भी हो सकता है। तो जब सरफेस कर्व्ड होगा तो वो सरफेस बनाएगा, वो प्लेन नहीं रहेगा। इस तरह ये आपका इस वक्त मेरे हाथ का जो सरफेस है ये कर्व्ड है, इधर से भी कर्व्ड है, इधर से भी कर्व्ड है, कोई कर्व्ड सरफेस आ रहा है और ये स्पेस में है। इस वक्त मेरा हाथ स्पेस में, एक्स जी जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स क्या है वाई क्या है, दोनों पे हाइट डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह ये कर्व्ड सरफेस कहलाते हैं आपके, ठीक है, एक्स वाई प्लेन्स। Examples of nonlinear surfaces include the undulating surface of a golf green, a modulating ski slope, and a billowing sail on a sailboat. आपने देखा कभी जो सरफेस है गोल्फ कोर्ट्स कभी देखे हैं जहाँ पे गोल्फ खेलते हैं लोग? अमेरिकन ऑथर है ना, इसलिए इसने गोल्फ का जिक्र किया है और स्की स्लोप का जिक्र किया है और उसने बिलोइंग सेल का जिक्र किया है। ये क्या है? गोल्फ कोर्ट देखें, गोल्फ कोर्ट्स अक्सर उन्होंने ना इस तरह के बनाए होते हैं, अंजुलेटिंग, स्ट्रेट नहीं बनाए होते उन्होंने, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि गोल्फ को शॉट मारते उस तरह वो इस तरह होती जाती है अपने होल में। क्यों? कि वो कर्व्ड होते हैं, वो सीधे नहीं बनाए होते, क्योंकि मुश्किल बनाना होता है। अगर सीधा प्लेन हो तो हर कोई टाइगर वुड्स बन जाए, है कि नहीं? तो अगर कोई बंदा अच्छा प्लेयर है तो इन सारी चीज़ों को मेजर करके वो शॉट खेलता है कि कितनी स्लोप है, किधर मैं मारूंगा और कितना वो नीचे जाएगा, इस तरह। तो वो कर्व्ड सरफेसेस है इस तरह के, कहीं से इस तरह होता है, कहीं से हिल होता है। ये सारे सरफेसेस जो हैं आपके, वो आपको 3D में कर्व सरफेस देते हैं आपको, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल थी वो आपके पास स्की स्लोप थी। स्कीइंग भी अब अमेरिकन करते हैं, यूरोपियंस करते हैं। ये भी एग्जांपल इसीलिए कि किसी अमेरिकन ने बुक लिखी है। अब स्कीइंग आपने यहाँ पे नहीं देखी होगी। स्कीइंग क्या होती है कि ये जो स्नो के ऊपर लोग नहीं करते, पैरों पे वो बोर्ड लगा के, और जो सब कुछ जो टीवी पे अक्सर आप देखते होंगे ओलंपिक्स वगैरह में भी, और ये वो, तो वो स्कीइंग जो कर रहे होते हैं, देखें, तो वो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है और उन्होंने उसको स्ट्रेट किया होता है, मतलब उसमें भी कर्व्स होती हैं, इस तरह ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कभी वो इस तरह हो जाती है, कभी इस तरह हो जाती है, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, ऊपर। ये सारा कुछ वो सर्फेसिस हैं। अगर उनको 3D में आप देखें तो वो सर्फेसिस हैं सारे ये, ठीक है। तो इनको स्की स्लोप्स कहते हैं। वो जो स्लोप्स बनी होती हैं वो सारे भी 3 डायमेंशन में कर्व्ड सरफेसेस की एग्जांपल्स हैं। तीसरा उसने बिलोइंग सेल का है। सेल बोट्स कभी देखी हैं? समंदर में सेल बोट्स चल रही होती हैं जिनके ऊपर बड़ी बड़ी वो चादरें सी लगी होती हैं और वो विंड के साथ
चल रही होती है, क्योंकि विंड आती है ना, विंड को वो कवर करती है और जिस डायरेक्शन में विंड होती है बोट आपकी उस डायरेक्शन में जा रही होती है। अब अगर उस जो उनकी सेल है, उन बोट्स के ऊपर जो सेल लगी होती है वो भी देखें ना आपको, वो कर्व्ड सी होती है, क्योंकि हवा की वजह से ना इस तरह कर्व्ड हुई होती है। इधर से हवा आ रही है, ये कर्व्ड हुआ हुआ है सारा, ठीक है, और 3-4 साइडों से वो बंधी होती है और इस तरह जा रही होती है। तो वो दैट इज ऑल्सो अ सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है 3D में। तो ये उसने 3 एग्जाम्पल्स दी आपको। An important point is that these functions are represented by surfaces, not solids, ठीक है। तो ये surfaces हैं, इनको solid नहीं कहते। solid वो होता है जो अंदर से भी fill होती है चीज़, ठीक है। Let's say अगर आपके पास एक बॉल है ना और बॉल अंदर से filled है, filled बॉल है, this is a solid, ठीक है। इसी तरह बॉक्स है, कोई लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें आप, चॉप ऑफ करें, वो सॉलिड है। लेकिन अगर उसके सिर्फ सरफेस की बात करें, बाहर वाले सरफेस की बात करें, तो वो सरफेस है। तो z इक्वल टू fxy जो है वो उनकी बाहर वाली सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सॉलिड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। अगर मैं बॉल के बाहर की सरफेस ले लूँ ना, उसको सफियर कहा जाता है। जैसे सर्कल है, सर्कल को 3 डायमेंशन में आप बॉल है, बॉल का जो बाहर वाला सारा सरफेस है ना, इसको सफियर कहा जाता है। तो सफियर जो है वो सरफेस है किसी चीज़ का, सॉलिड नहीं। तो सॉलिड और सरफेस में आपने डिफरेंस करना है, ठीक है। और जो ये जो फंक्शन है z इक्वल टू fxy, ये आपको सरफेस देता है, अंदर वाला सॉलिड नहीं देगा आपको, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ आपको। जैसे देखें सर्कल की इक्वेशन अगर आप रिकॉल करें तो ये थी। अब ये देखें 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, 3 का नहीं है ये, ठीक है। ये है सर्कल ऑफ रेडियस r रेडियस है जो राइट साइड पे, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस r है ये, ठीक है। इसकी जो शेप है इस तरह की है, ठीक है, x और y डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। इसको अगर मैं y की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकते हैं ना कि r स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करें और स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के साथ, तो ये आपके पास प्लस के साथ ये ऊपर वाली बाउंड्री आती है, माइनस के साथ ये नीचे वाली बाउंड्री आती है। तो ये सर्कल बनता है पूरे का पूरा, ठीक है। अब ये देखिए सर्कल है, इसके अंदर वाली जगह फिल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये अंदर वाली जगह भी फिल हो, ठीक है, जो कि डिस्क कहलाती है। डिस्क नहीं होती आपके पास, जो डिस्क भी जिसको कहते हैं, डिस्क जो है इसकी इक्वेशन नहीं है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये सिर्फ इसकी बाहर वाली बाउंड्री जो है इसकी। इसी तरह z इक्वल टू fxy जो है, ठीक है, ये आपको बाहर वाली बाउंड्री देता है। फर्ज करें मैं इसका सफियर लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर सर्कल था ना, अगर इसमें मैं z स्क्वायर भी ऐड कर दूं ना, एक तीसरा वेरिएबल, तो ये सफियर बन जाता है, ठीक है। 3 डायमेंशन में सफियर बन जाता है। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो ये सफियर है, ये बॉल का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। इस तरह ये साइड से भी इस तरह बन रही है, ठीक है। ये इस तरह से इसको ड्रा कर लेते हैं हम कि ये जिस तरफ से भी देखें आपको एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है। ये बाहर साइड से देखें तब भी सर्कल, इस साइड से देखें तब भी सर्कल, ऊपर से देखें तब भी सर्कल, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की चीजें हैं। तो ये अंदर से फिल्ड नहीं है, ये सिर्फ इसका बाहर सरफेस, बाहर जो बॉल का सरफेस है ना, इसको अगर मैं लिखूं तो z को लिख सकते हैं हम r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें ना, ये फंक्शन ऑफ x y नहीं है, ये राइट साइड पे 2 वेरिएबल का फंक्शन है, अ फंक्शन ऑफ x y z जो है। तो जब z इक्वल टू fxy आ जाए तो ये सरफेस देता है आपको 3 डायमेंशन में, ठीक है। जैसे ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था fx, और कांस्टेंट है यहाँ पे, तो y इक्वल टू fx था तो उसने कर्व दी आपको 2 डायमेंशन में। z इक्वल टू fxy है तो ये दे रहा है सरफेस आपको 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। स्केचिंग बाई वेरिएट फंक्शन, अब कोई और फंक्शन गिवन हो तो उसको स्केच कैसे करें। Although graphing in 3 dimension is difficult, there are procedures that can be used in some instances to sketch the general shape of the graph of a bivariate function. मुश्किल है bivariate function ड्रा करना, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स हैं हमारे पास जो सम केसेस में हेल्पफुल होते हैं आपका ग्राफ ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो an understanding of the graphics of these functions can assist with the material which follows, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो हमारे पास ग्राफिक्स है फंक्शन की वो हमें असिस्ट करेंगे। जो सिंगल वेरिएबल की ग्राफिक्स थी, सिंगल वेरिएबल में जो हमने ग्राफ ड्रा किए थे उनको यूज करके हम बाई वेरिएट फंक्शंस को ड्रा करेंगे। कंसीडर द बाई वेरिएट फंक्शन z इक्वल टू fxy 25 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये देखें फंक्शन 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। वेयर
x इज फ्रॉम 0 to 5 एंड y इज फ्रॉम 0 to 5। तो डोमेन भी दे दी, अगर डोमेन ना भी दी होती तो हम खुद कुछ कर लेते, लेकिन डोमेन दी हुई है। इन ऑर्डर टू स्केच this function, let's fix the value of one of the independent variables and graph the resulting function। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो जिसको हम फिक्स कर रहे हैं ना, लेट्स से y को फिक्स कर देते हैं और 0 पे फिक्स कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, द फंक्शन f बिकम्स, अब f क्या बन जाएगा अगर मैं y को 0 कर दूं तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें ये z जो सा ये वन वेरिएबल का फंक्शन आ गया। अगर इसको देखा जाए तो z जो सा है ये फंक्शन है वन वेरिएबल का, इसको मैं g कह देता हूँ, g ऑफ x फंक्शन है वन वेरिएबल का। इसको x के अगेंस्ट ड्रा किया जा सकता है। ठीक है, बाय फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द फंक्शन इज रीस्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने लिखा, दैट इज वंस द वैल्यू ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वेरीज विद द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमने एक वेरिएबल को फिक्स किया ना, y को फिक्स किया, तो अब जो z है डिपेंडेंट वेरिएबल ये वेरी कर रहा है x के साथ, अब y के साथ नहीं, क्योंकि y को तो हमने फिक्स कर रहा है, ये x के साथ वेरी कर रहा है। यही चीज हमने लिखी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है z वो वेरी करेगा वन रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x था उसके साथ। गिवन अबव इक्वेशन and the following table indicates selected value for x and resulting values of z। अब हम कहते हैं कि अगर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें मैं x की वैल्यूज देता जाता हूं और z की वैल्यूज निकालता जाऊं। तो x की वैल्यूज लेट्स से हम देते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और z की वैल्यू निकालते हैं। z क्या था, ये वाला, z इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो z है ये है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। x 0 होगा तो z 25 आएगा, x 1 होगा तो z 24 आएगा, x 2 होगा तो z 21 आएगा, 3 होगा तो 16 आएगा, 4 होगा तो 9 आएगा, 5 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 5 तक हमने किया और ये वैल्यूज आई। ठीक है, अब इनको अगर मैं ड्रॉ कर दूं z और x प्लेन में, देखें ये x, इसको मैं अगर x कहूँ, ठीक है, पहले मैं इसको कहता हूँ, फर्ज करें ये x है और ये z है। ठीक है, वन वेरिएबल का फंक्शन है, 0 पे 25 था, ठीक है, 5 पे 0 हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, z लेट्स से दिस इज 25। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी ये 5, 1 2 3 4 5, 1 पे थोड़ा सा नीचे आया 24 हो गया, 2 पे और नीचे आया 21 हो गया। ठीक है, 5 पे ये 0 हो गया, 4 पे ये 9 था, ठीक है, 16 था, बड़ा क्विकली नीचे आया। पहले इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, ये 24 पे आया, 21 पे आया, लेकिन फिर क्विकली ये नीचे आ गया 0 पे। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बन गया z और x पे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ था वो क्या था कि ये y है, ये x है और ये z है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना z और x पे, ये बेसिकली इधर ये x है, ये इधर x है, ये 5 तक, और ये z है 25 तक। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, इसको 25 कह लें। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ ये जो बना है ना, ये इधर से ये x पे आया है ये। ठीक है, इस तरह का ग्राफ ये x पे आया है। ये अब ये कैसे नजर आ रहा है, अगर आप y की डायरेक्शन में, ये इस तरह था ना, ये ग्राफ ऐसे आया z से x पे, लेकिन ये y है। अगर आप y की डायरेक्शन में खड़े होकर देखें ना, इसको y की डायरेक्शन से खड़े होकर देखें तो आपको एग्जैक्टली ये ग्राफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये y जो था ना इधर से ये बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ। ये अगर zx था तो बोर्ड से बाहर आ गया। ठीक है, ये जो आप सामने ग्राफ दे रहे हैं ना zx, और ये y बाहर था, तो y हमारी तरफ है, जो हम देख रहे हैं ना बोर्ड को, ये y डायरेक्शन में हम खड़े हैं, तो y डायरेक्शन में हमें ये ग्राफ नजर आ रहा है। लेकिन हमने इसको अब थोड़ा सा साइड से देखना है, y इधर कर दिया हमने, तो अब साइड से देखना, तो साइड से ये इस तरह ग्राफ नजर आ रहा है। ये पेपर के ऊपर नहीं है, ये पेपर से बाहर है। पेपर आपका ये था, ये हाथ आपका पेपर था जो z और y है, ये x है, तो ये x के ऊपर बन रहा है ग्राफ जो आप साइड से देख रहे हैं, तो साइड से आपको इधर बनता हुआ ये ग्राफ नजर आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। अब हम दूसरे वेरिएबल को देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था कि y को फिक्स करके x में देखा, अब हम x को फिक्स करके y में देखते हैं कितनी चेंज आ रही है। ठीक है, इफ वी लेट x इज इक्वल टू 0 नाउ, x को फिक्स कर दें इन द ओरिजिनल फंक्शन, देन f बिकम्स द फंक्शन ऑफ y। अब ये जो सा z है ये
फंक्शन ऑफ वाई बन गया, लेट्स से एच ऑफ वाई कह दें। अब ये एच वाई में इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक है, मैं दोबारा उधर आगे ही बना देता हूँ, ठीक है। ये अब वाई इधर और z इधर, अब z जो है वो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन सेम है 25 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 25 से ये शुरू होगा और इस तरह ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। ये सेम ग्राफ है लेकिन अब y डायरेक्शन में है। तो अगर अब मैं 3 डायमेंशन में इसको लिखना चाहूँ, ठीक है, टेबल तो वही था इसलिए मैंने टेबल दोबारा नहीं बनाया, तो अगर मैं 3 डायमेंशन में इसको लिखूँ, x है, ये y है और ये z है। अब ये y तो इधर ही है, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, इसको हमने चेंज नहीं किया, ये 5 है तो उसी तरह का ग्राफ आ गया ये y पे, ये ठीक है। z इधर से शुरू हुआ था, इस तरह नीचे गया और ये 5 पे चला गया, ठीक है। ये इसको ये नहीं है बाहर, ये आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है। 25 से गुजरा और 5 पे ये आया। x पे भी यही था, x पे ये 5 था हमारा, तो इस तरफ ग्राफ था, ये बाहर की तरफ इस तरह, ये इधर था ग्राफ, ठीक है, इस तरह। अगर y पे खड़े होकर हम देखेंगे तो ये दोनों सेम ग्राफ हैं। हम x से देख रहे हैं तो ये ग्राफ है y में, और y से देखेंगे तो सेम ग्राफ है x में, लेकिन इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये दो ग्राफ, अब अगर हम कहीं पे भी देखें ना, ये इसी तरह ही नीचे आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये दो ग्राफ्स इसके हमने x और y डायरेक्शन में देख लिए। अब ये अगर हम इसी तरह जो हमने वैल्यू फिक्स की थी ना x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे जो ग्राफ था वो ये आया था, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको ये x0 y0 के बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है। उसमें आप देखें ये जो है ना, उसके बाद आपको मैं और बताऊंगा कि ये हमने जो ड्रा किया है ये क्या है और क्या क्या हम ड्रा कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये x है, ये y है, ये z है, ये ओरिजिन है। अच्छा अब देखें ये जो नीचे वाला ये जो प्लेन है ना, ये जो x और y से मिलके बन रहा है, ये जो नीचे है, ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो x और y से मिलके जो वैल्यूज बन रही है ना, जो फर्श है आपका, मैंने कहा था ना, कोना, कमरे का कोना, उसको ओरिजिन बना लें, z एक्सिस वो जा रहा है, y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो x और y एक्सिस से मिलके जो एक प्लेन बनता है, हर दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है। ये x और y एक्सिस मिलके फर्श बना दिया, ठीक है। ये जो है इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, क्योंकि इसमें x और y चेंज हो रहे हैं, z चेंज नहीं हो रहा। इसकी इक्वेशन क्या है, z 0 होता है इस पे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं x को खत्म कर दूं, सामने वाली दीवार को देखूं, तो z और y से मिलके वो सामने वाली दीवार बन रही है। तो जो दीवार है ये भी एक प्लेन है, ये जो दीवार है ये वाली, ठीक है, ये जो प्लेन बन रहा है आपका y और z से मिलके, इसको yz प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इसकी इक्वेशन, इसमें x 0 होता है हमेशा, yz प्लेन पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। इसी तरह ये जो लेफ्ट पे है ना, ये जो z और y, z और x से मिलके बन रहा है, ये देखें x इस डायरेक्शन में या z इस डायरेक्शन में, ये जो पॉइंट्स x और z से मिलके बन रहे हैं इनको xz प्लेन कहा जाता है, xz प्लेन, जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो वेरिएबल मिसिंग है, देखिए xz में से y मिसिंग है, जिसका मतलब है y 0 हो गया, yz प्लेन में x मिसिंग है तो x 0 हो गया, और xy प्लेन में z मिसिंग है तो z इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास इक्वेशंस आई प्लेन्स की, इनको कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहा जाता है। xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाते हैं, ठीक है। जिस तरह देखें आपके पास x और y था ना, ये 2 डायमेंशन में, ये मैं आपको साइड पे बना देता हूँ, ठीक है। ये साइड पे हम बनाते हैं 2 डायमेंशन में, ये x, इसको अगर मैं x एक्सिस के ऊपर हूँ तो y 0 है, तो इस इक्वेशन के ऊपर y 0 होता है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर x 0 होता है हमेशा, इसके ऊपर x 0 होता है, इसको हम y एक्सिस कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x और y एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन अब यहाँ पे एक्सिस तो हैं, x एक्सिस भी है, इस x एक्सिस के ऊपर y और z दोनों ही 0 हैं, y भी 0 है, z भी 0 है, y एक्सिस के ऊपर x भी 0 है और z भी 0 है, और जो z एक्सिस है इसके ऊपर x और y दोनों 0 हैं। ये एक्सिस तो हैं, लेकिन इनके अलावा कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी बनते हैं। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं था, यहाँ पे x y z एक्सिस भी हैं और 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी हैं। अच्छा इनके अब देखें, इसी तरह ये जो 2D है, 2 डायमेंशन में x और y के, x एक्सिस के, ये x एक्सिस था, इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0।
इसके पैरेलल मैं कोई लाइन लगाऊं ना, अगर ये डिस्टेंस है लेट्स से b डिस्टेंस है, तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू b। ठीक है, y इज इक्वल टू b इक्वेशन बन गई। इसी तरह ये जो y एक्सिस था इसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन लगाऊं, ठीक है, और फर्ज करिए c डिस्टेंस पे, तो इसकी x इज इक्वल टू c इक्वेशन आ जाती। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू c के पैरेलल y इज इक्वल टू b आया, x इज इक्वल टू 0 के पैरेलल x इज इक्वल टू c आया। ये पैरेलल लाइंस हैं। इसी तरह जब कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x y और z। ठीक है, अब देखें ये जो x एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन था, जो आपका x y कोऑर्डिनेट प्लेन था, इसकी इक्वेशन क्या थी, z इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल अगर लेट्स से ये z इज इक्वल टू c है, कोई वैल्यू c, इसके ऊपर अगर मैं कोई प्लेन बना दूं ना इसी तरह का, ये जो प्लेन है जिसकी हाइट c पे है, ये c पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी z इज इक्वल टू c। तो z को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं कि x y जहां मर्जी जाए z हमेशा फिक्स है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू x y कोऑर्डिनेट प्लेन था। ये एक्स वाई प्लेन है। अच्छा, ये एक्स वाई प्लेन फर्श है, आपका एक्स वाई प्लेन फर्श है। इसके पैरेलल देखें, आपको कोई प्लेन नजर आ रहा है, छत जो है आपको वो पैरेलल एक्स वाई प्लेन के, और डिस्टेंस कितने, जितना भी जमीन से छत का 8 मीटर का डिफरेंस है, जितना भी है डिस्टेंस है ना, और हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस है छत का। तो ये एक प्लेन है जो पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन के, उसको हम पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अगर वो z डायरेक्शन में पैरेलल है तो इसको z इज इक्वल टू कांस्टेंट उसकी वैल्यू आएगी। तो ये एक प्लेन है, प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, जितना भी डिस्टेंस है आपका। 10 का डिस्टेंस होगा तो z इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 12 का होगा तो z इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह अगर हम दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन्स के भी पैरेलल ड्रा करें तो क्या आएगा, देखें, ये x है, ये y है, ये z है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन पैरेलल ड्रा कर देता हूँ, देखें ये प्लेन है, yz प्लेन है, ये yz प्लेन है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल जो प्लेन आएगा वो आएगा इधर x की कोई वैल्यू a लेने से। इधर जो पैरेलल प्लेन आ रहा है वो आपको साइड पे नजर आ रहा है, लेकिन है ये पैरेलल है इसके। ठीक है, क्योंकि हम देख साइड से रहे हैं, ये जो प्लेन है ये x एक्सिस के। ठीक है, एक दीवार है जो आपका y और z के साथ जो आपकी दीवार बनी थी ना, उसके सामने वाली दीवार देख लें। मेरे सामने yz दीवार है, इसके मेरे बैक पे जो है ना ये दीवार है जो प्लेन है पैरेलल टू yz प्लेन। ये yz प्लेन था, yz प्लेन, और ये है प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये a के डिस्टेंस पे है तो देखिए x क्या डिस्टेंस है ना, x 0 था और x a हो गया, तो इसकी जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो y z के पैरेलल है। इसी तरह अगर मैं x z के पैरेलल कोई बनाना चाहूँ, यानी कि y की कोई वैल्यू ले लूँ b, यहाँ पे बनाना चाहूँ y की, तो x z प्लेन ये था, इसके पैरेलल यहाँ पे अगर आप प्लेन बनाएं तो इस तरह का प्लेन आएगा जो x z के पैरेलल है। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू 0 था। तो ये जो प्लेन है ये है प्लेन पैरेलल टू एक्स z प्लेन। ठीक है, और ये आपका इधर लेफ्ट वाला z वो था, x ये था, तो लेफ्ट वाला मेरे जो हाथ पे है ये आपका एक्स z प्लेन था। इसके सामने वाली जो दीवार है ये आपका पैरेलल बन जाएगा, कोई भी प्लेन पैरेलल टू एक्स जी प्लेन। ठीक है, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स, उनकी इक्वेशंस, उनके पैरेलल जो प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन। और ये मैंने पैरेलल क्यों कहा है अभी आपको देखिएगा, जो हमने ड्रॉ भी किया था जो चीज़ें हैं। तो अब वापस चलते हैं उसके ऊपर जो हमने इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी ये वाली, ये जो कर्व है ये हमने उस सरफेस का वो हिस्सा ड्रॉ किया है जो वाई जी प्लेन में आ रहा था। ठीक है, जो वाई जी प्लेन में कर्व थी ना, उस सरफेस की एक कर्व आई, देखें मैंने उस सरफेस को, उसका हिस्सा जो सिर्फ वाई जी प्लेन में आ रहा है वो एक कर्व है। ठीक है, इसी तरह ये एक्स जी प्लेन है ना, तो जो एक्स जी प्लेन में उसका हिस्सा आ रहा है वो भी एक कर्व है, ये देखें। ठीक है, इसका मतलब है कि
अगर आप सरफेस जो आपको गिवन होता है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, अगर आप z की वैल्यू कोई फिक्स करते हैं, जैसे देखें z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो अगर मैं y की कोई वैल्यू फिक्स कर दूं, 0 की जगह कुछ और कर दूं, 0 ना करूं, y को मैं b फिक्स कर दूं, तो z जो है वो फंक्शन ऑफ x रह जाएगा, क्योंकि y तो आपने फिक्स कर दिया। अब ये जो कर्व है ना, ये एक कर्व आएगी जो उस प्लेन में आएगी, y इज इक्वल टू बी जो प्लेन बनता था। देखिए अभी हमने कहा कि ये y इज इक्वल टू बी प्लेन है, इस प्लेन में उस सरफेस का कोई हिस्सा आ जाएगा जो कि एक कर्व है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सरफेस पड़ा हुआ था ना, आपने y इज इक्वल टू बी के ऊपर ना काट दिया उसको पकड़ के, यानी वो जो प्लेन था y इज इक्वल टू बी पे, फर्ज करें वो एक कटर है, ठीक है, और उसने आपने सरफेस को काटा है। जब आपने सरफेस को काटा तो आपको एक कर्व मिल गई, उस कर्व को ट्रेस कहते हैं फंक्शन का। किसी भी प्लेन में जो आपका बाईवेरिएट फंक्शन है, जो सरफेस है उसका जो ट्रेस है, हम कहते हैं ना वो अपना ट्रेस छोड़ गया इधर, ठीक है ना, आपने पैरों के निशान छोड़ गया, तो बेसिकली ये ट्रेस वही चीज़ है कि आपने एक प्लेन के ऊपर देखा कि सरफेस तो गुजर रहा है इस प्लेन में से, तो प्लेन में वो किस तरह का ट्रेस छोड़ेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल आसान जो है वो सफ़ियर की ले लें, जो बॉल की एग्जांपल है। सफ़ियर है ना, सफ़ियर को अगर आप मैं काट दूं, अगर बॉल है आपके पास, बॉल है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, हज़ार किस्म की बॉलें होती हैं, एक बॉल को अगर मैं काट दूं तो क्या मिलता है आपको सरफेस के ऊपर? एक सर्कल मिलता है कि नहीं? तो सर्कल एक कर्व है 2D में, तो सफ़ियर का जो ट्रेस था वो एक सर्कल है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसको काट देता हूँ पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, काट दूं उसको, तो मुझे एक ट्रेस मिल जाएगा विच इज़ अ सर्कल, जो कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेस की अब डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज द ट्रेस। गिवन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जो आपके पास फंक्शन है, अ ट्रेस इज द ग्राफ ऑफ f व्हेन वन वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट। तो वही आया कि नहीं, वन वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो जब एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाए, जैसे y को अगर मैं कांस्टेंट कह दूं, ठीक है, तो आपका z जो है वो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, क्योंकि y तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, अब उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। x b है ना, तो b तो कांस्टेंट है, तो इसको g ऑफ x कह सकते हैं हम, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है g ऑफ x, जिस तरह का भी ग्राफ बनेगा, ये असल में इस पे नहीं आया, z इज इक्वल टू वाई और ये आपके पास x है, तो y को मैंने b फिक्स कर दिया था, तो ये y इक्वल टू b पे जो कोऑर्डिनेट प्लेन बना है ना, वो इस तरह का कोऑर्डिनेट प्लेन है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन जो बना है, ठीक है। ये आपका इस प्लेन के पैरेलल होता है ना, इस प्लेन के पैरेलल होता है, तो इसलिए मैंने इस प्लेन के पैरेलल, ये आपके पास प्लेन है। इस प्लेन पे जो भी कर्व बनेगी ना, इस प्लेन के ऊपर जैसी भी कर्व बन जाए, ये है वो z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये उसका ट्रेस कहलाता है कि आपका सरफेस पता नहीं कैसा था, हमें नहीं पता, ये सरफेस सारा जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ट्रेस वो इस प्लेन के ऊपर छोड़ के गया है ना, जो कर्व है ये, ठीक है, और दिस इज अ कर्व, ठीक है, जो ट्रेस है ये कर्व है 2D में, दिस इज अ कर्व इन 2 डायमेंशंस 2D, ठीक है, 2D में ये कर्व है और कर्व बनेगी इस प्लेन के ऊपर, ये z एक्सिस के ऊपर नहीं बना, थोड़ा उसके डिस्टेंस पे बना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं x को फिक्स कर दूं, x को a फिक्स कर दूं, ठीक है, इफ आई फिक्स x इक्वल टू a, तो मेरा जो z था वो f ऑफ a y बन गया। अब a y जो है ज़ाहिर है, a तो कांस्टेंट है, इसको लिखने की क्या जरूरत है, मैं इसको h ऑफ y लिख देता हूँ कि z इक्वल टू, अब ये y सिर्फ y से चेंज हो रहा है, तो x हमने फिक्स कर दिया था ना, x को फिक्स करने से यहाँ पे, तो मेरे पास एक यहाँ पे एक प्लेन आ गया, ये प्लेन है, ठीक है, जो पैरेलल है इस प्लेन के, ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल जो था वो ये आ गया, ठीक है, इस तरह का ये प्लेन आ गया। इस प्लेन पे अब जो भी कर्व बनेगी, लेट से इस तरह की कोई भी कर्व बन गई है, ये वो कर्व है z इज इक्वल टू h ऑफ y, ठीक है, और ये पोर्शन है उस सरफेस का। अब फिर वही मैं बता रहा हूं ना कि सरफेस कुछ भी हो सकता है, सरफेस कोई भी है, हमें नहीं पता ये एक्स वाई जी पे कौन सा सरफेस है, लेकिन जब हमने उसको x इज इक्वल टू a पे रख के उस पर कटर से काट दिया x इक्वल टू a पे, तो जो ट्रेस बचा ना, जो उसका एज बना, जो सरफेस का एज हमारे पास बचा, यानी इधर ये फर्ज करें मेरे पास एक सरफेस है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो जो एज बनेगा ना, एज जो बनेगा वो कर्व है z इज इक्वल टू h ऑफ y, ठीक है, इसको ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रेस है, ट्रेस ऑफ द ओरिजिनल सरफेस, ठीक है, ये ट्रेसेस है। तो देखिए अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल वो जो सफ़ियर की बता रहा था आपको,
तो सफ़ियर को अगर मैं काट दूं इधर से, ये देखें, अगर आपके पास सफ़ियर को 3D में ना इस तरह से ड्रा करते हैं कि बाहर वाली लाइन सॉलिड रखें, ठीक है, कि सफ़ियर को सामने से देखें तो सर्कल ही नज़र आएगा ना, ये ठीक है, ये आ गया, सर्कल आ गया। ऊपर साइड से देखें, थोड़ा सा ऊपर से देखें तो यहाँ पे भी आपको एक सर्कल ही इस तरह का नज़र आएगा ना, ये ठीक है, ये सामने है क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं, ये सामने वाली बॉल के सामने, ये बैक पे जा रहा है, जो बॉल है ना, बॉल के सामने एक कर्व और एक बैक से, तो बैक वालों को मैं डॉट कर रहा हूं जो हमें नजर नहीं आ रही बेसिकली। इसी तरह साइड से देख रहे हैं तो ये जो है ये हमें सॉलिड नजर आ रहा है, ठीक है, और ये जो बैक पे था उसको मैंने डॉटेड कर दिया, ये बैक वाला हमें नजर नहीं आ रहा, ये सारा वो है। अब देखिए ये जो है ना बेसिकली ये जो सर्कल नजर नहीं आ रहा, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू 0 पे रख के काटूं ना, देखिए y इज इक्वल टू 0 पे कौन सा प्लेन बनता है, ये प्लेन बनता है y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये प्लेन है y इज इक्वल टू 0 पे, ये y इज इक्वल टू 0 पे प्लेन है, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पे रख के काटूंगा ना तो ये वाला सर्कल आएगा, ये वो सर्कल है जिसने y इज इक्वल टू 0 पे हमें रख के दे दिया। अब ये जो कर्व है ना आपके पास ओरिजिनल थी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर जो उसका रेडियस है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये था z स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस था। मैंने कहा कि y को हमने 0 कर दिया, y को फिक्स किया 0 पे, तो z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखें ना आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या है, ये सर्कल है x और z में, ये x है, ये आपका x है, ठीक है, और ये z है, तो x और z में देखें ये सर्कल आ गया। थोड़ा सा हम साइड से देख रहे हैं इसको, इसलिए हमें इस तरह देखें मैंने सर्कल बनाया है, लेकिन अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो मुझे सर्कल थोड़ा सा चपटा हुआ नजर आ रहा है, वो इसलिए कि मैं डायरेक्शन मैंने चेंज की है। ये सर्कल अगर सामने रखेंगे सर्कल को तो आपको सर्कल सही नजर आएगा, थोड़ा सा मैं इस तरह कर दूं इसको तो सर्कल आपको सही तो नहीं नजर आएगा ना, नजर वो आएगा कि चिपटा हुआ सर्कल है, लेकिन है नहीं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। तो इसलिए ये जो सामने आपको बड़ा सर्कल जो एग्जैक्ट सर्कल नजर आ रहा है ये आपको YZ प्लेन पे नजर आ रहा है कि अगर मैं YZ प्लेन पे जो इसको मैं कट करूं ये YZ प्लेन के ऊपर तो मुझे एक सर्कल ही नजर आएगा। आपने अपने सामने से सब परपेंडिकुलर कट किया ना, तो अब तो मुझे उसने पूरा सर्कल सही नजर आना है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये x इज इक्वल टू 0 में है, ये ट्रेस है, ट्रेस इन x इज इक्वल टू 0, ये जो था ये था ट्रेस इन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह x इक्वल टू 0 करें तो आपके पास एक और ट्रेस आ जाएगा। अच्छा अब और ये जो है ना ये वाला ये ट्रेस है z इक्वल टू 0 के ऊपर, z 0 करने से जो ट्रेस आया आपके पास ऊपर से देखें z 0 क्या था, z 0 था फर्श, तो मैंने x y पे मैंने इसको कट कर दिया तो ऊपर से देखें आपको सर्कल नजर आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से, क्योंकि हम तो नीचे से देख रहे हैं ऊपर से नहीं देख रहे, तो इसलिए हमें ये चिपटा हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए इस तरह की ये चीजें बन गई हैं। अब अगर मैं किसी और पॉइंट पे लेट्स से इस बी पे कट कर देता हूँ इसको, ये बी है पॉइंट, इस बी पे कट करता हूँ, ठीक है, बी पे कट करूँ तो ये मेरे पास एक प्लेन है जिसने कट किया। अब बी पे भी मुझे इस तरह एक सर्कल ही मिलेगा, ये देखें ये एक सर्कल ही मिल रहा है, लेकिन रेडियस थोड़ा सा छोटा है, रेडियस थोड़ा सा छोटा है। देखिए सर्कल, बॉल को कहीं पे भी कट कर दें आपको सर्कल ही मिलेगा ना, बॉल को कट किया सर्कल मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मिडिल पे कट करने से सबसे बड़ा सर्कल, थोड़ा सा दूर कट करेंगे तो छोटा सर्कल होता जाएगा। तो ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, लेकिन इसमें हमने y को b कर दिया था, तो ये आया z इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब मैं एक्स स्क्वेयर को इधर ले आऊँ ना, इनको इकट्ठा करूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखें ये सर्कल है एक्स और जी में, लेकिन रेडियस थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, रेडियस थोड़ा सा छोटा हो गया। ये था एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको नया कुछ कह लें, इसको कोई कैपिटल आर स्क्वेयर कह लें, तो अब ये रेडियस आ गया, नया जो रेडियस था, ठीक है, इसको सॉल्व करने से आर स्क्वेयर आ गया। तो जो सर्कल बेसिकली आया था वो उतना रेडियस तो नहीं रहा जितना सफियर का अपना रेडियस था, ठीक है, छोटा हो गया रेडियस। तो जब मैंने यहाँ बी पे इसको कट किया था तो सर्कल तो मुझे मिला, ठीक है, ये सर्कल जो तो मुझे मिला था ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सर्कल था, तो इसका जो रेडियस था ये है वो आर रेडियस। पहले जो सर्कल जो बड़ा था ये पूरा सफियर का जो रेडियस आ रहा था वो रेडियस आर था, ये वाला आर, लेकिन अब आर में से कुछ माइनस हो गया ना,
आर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि हमने बी माइनस कर दिया। इसी तरह और दूर जाते जाएंगे तो सर्कल हमारा और छोटा होता जाएगा, इधर और छोटा सर्कल आएगा, इधर थोड़ा सा बड़ा सर्कल आएगा और बड़ा सर्कल आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये बिगेस्ट सर्कल, तो ये सारे सर्कल्स बन रहे हैं आपके ट्रेसेस, ठीक है। तो ट्रेस जो है सफियर का, ट्रेस ऑफ अ सफियर इज अ सर्कल। तो सफियर के जब भी ट्रेस लेंगे तो एक सर्कल आएगा, इसीलिए हमने कहा था कि सरफेस का जो ट्रेस होता है वो कर्व होती है, तो सर्कल इज अ कर्व और सफियर इज अ सरफेस, ठीक है। इस तरह से आप और भी ले सकते हैं, कोई और चीज ले लें। लेट्स से एक और एग्जांपल करते हैं। सफियर के तो ट्रेसेस आगे, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखते हैं ये क्या है। ट्रेस लेते हैं सबसे पहले अच्छा, जब भी अब ये ट्रेसेस हमने क्यों ट्रेसेस, इसलिए कि ट्रेसेस बनाने से ना हमें आइडिया हो जाता है कि सरफेस कैसा बनेगा, ठीक है। ट्रेस देखें, ट्रेस लेते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे, 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे बनता है, जो वाई जी प्लेन है ये x इज इक्वल टू 0 है, जो आपको नजर आ रहा है बोर्ड, बेसिकली वाई जी प्लेन जो है ना वो x इक्वल टू 0 है। अब देखिए x को अगर मैं 0 करूँ तो z बनेगा वाई स्क्वायर। इसकी इक्वेशन याद है कुछ वाई जी में, वाई जी में ये पैराबोला बनता है, वाई जी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बनता है, दिस इज z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मैं x को लेट्स से 1 कहता हूँ, यहाँ पे कोई 1 कह देता हूँ इसको, ठीक है। तो 1 पे ये क्या बनेगा, ट्रेस अब x इज इक्वल टू 1 पे लें, ट्रेस एट x इज इक्वल टू 1 पे ले लें, तो 1 पे क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो ये z वाई स्क्वायर में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 1 पे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसको अगर मैं वाई एक्सिस जी एक्सिस में प्लॉट करूँ ना तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि पहले जो z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था अब उसमें 1 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। पूरी y वैल्यूज में 1 ऐड होता जा रहा है, इसमें लेफ्ट साइड पे यानी कि हमने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने से ये ऊपर 1 इधर आएगा पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला इस प्लेन में था, ये जो पैरेलल है ना, जो x इक्वल टू z के पैरेलल प्लेन है, ये वाला प्लेन जो 1 पे आ रहा है, इस पे ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, ठीक है। तो एक पैराबोला बना ये इस तरह का, जो 1 पे था इस तरह ऊपर, ये इस पॉइंट पे जो 1 पे तो आया, लेकिन x एक्सिस z भी 1, z में 1 ऐड हो गया। अब इसको ड्रॉ करें तो ये बनता है, इस तरह थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। करते करते अगर आप 2 पे जाएंगे तो 2 ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, इस तरह का एक आ जाएगा पैराबोला, ठीक है। इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। और अगर पीछे जाएं, अब z x को -1 करें तब भी ये ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 ही होगा राइट साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी ऊपर ही गया, ये ऊपर इस तरह जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको y की डायरेक्शन में ट्रेस लेते हैं। लेट्स से y की डायरेक्शन में क्या ट्रेसेस आ रहे हैं, तो y इक्वल टू 0 पे तो वही आ जाएगा, देखें z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है ये z और x में ये पैराबोला है इस तरह का, ठीक है, ये पैराबोला। इसी तरह ये थोड़ा टेढ़ा सा इसलिए बनाया क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं इसको, z और x में ये पैराबोला बन रहा है, ठीक है। फिर अब मैं अगर y इक्वल टू 1 लेता हूँ तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो ये 1 पे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इस तरह पैराबोला तो है लेकिन थोड़ा सा ऊपर चला गया इस तरह। z इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा z, तो 2 के ऊपर थोड़ा सा और ऊपर चला गया, तो इस तरह का पैराबोला बन गया, ठीक है। तो जो मैं राइट पे जाता जा रहा हूँ, पैराबोला तो है लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाता जा रहा है ये, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली जो शेप बनती है फाइनल, तो जो फाइनल शेप बनेगी वो इस तरह की इसकी बनेगी, ठीक है। कि ये एक्स एक्सिस में भी पैराबोला था, ये जब एक्स मैंने वाई एक्सिस की तरफ से देखा तो ये मुझे पैराबोला ही नजर आया, मैंने जब एक्स एक्सिस की तरफ देखा तो तब भी मुझे पैराबोला ही नजर आया ये, ठीक है। इस तरह का ये पैराबोला ही नजर आया ऐसे,
ठीक है, इस तरह का पैराबोला नजर आया था। और जो मैं राइट पे होता जाता हूँ ये पैराबोला ही बनता जाता है, ये भी पैराबोला ही है इस तरह, ठीक है, इधर भी ये पैराबोला ही है इस तरह, ठीक है। तो बेसिकली ये ऊपर से इस तरह है कि जिस साइड से भी हम देखें ये पैराबोला है, तो यहाँ से ये शुरू हुआ था और यहाँ पे चला गया था, तो ये पैराबोला ही था, ये इस तरह, ये इनके मैं फाइनल। और इधर से देखा तो ये भी एक पैराबोला था, इधर से देखा तो तब भी ये एक पैराबोला था यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट से देखें तो तब भी ये पैराबोला है यहाँ तक, ठीक है। ये सारे पैराबोलाज हैं। सामने से देखता हूँ तो तब भी ये पैराबोला है, यानी कि यहाँ जो मैंने कट पे देखा तो ये भी पैराबोला है इस तरह, पीछे देखूँ तो तब भी पैराबोला है हर तरफ से। तो ये एक प्याला सा बन गया, देखें इस तरह की चीज़ ये बनी है, पैराबोलिक सा तो ये है दोनों तरफ से ये, ठीक है, लेकिन ये सर्कल सा भी बन रहा है हर तरफ से, ये देखें इस तरह हर पॉइंट पे ये सर्कल सी चीज़ भी दे रहा है। वो कैसे पता चला, ठीक है, एक तो पैराबोला उसको देख के, तो ये कप सा बन गया, प्याला बन गया, जो जिनको जिस साइड से भी देखें आपको पैराबोला नजर आएगा, टॉप पे वो सर्कल है। अब टॉप पे सर्कल क्यों है, अगर आप देखें कि मैं जी की कोई वैल्यू फिक्स कर दूं ना, सी, ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बनेगा। अब सी क्या है, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ सी का स्क्वायर कह सकता हूं ना, तो ये रेडियस इसका स्क्वायर रूट ऑफ सी बन गया, तो ये सर्कल नहीं है। तो इसका मतलब है अगर मैं जी की डायरेक्शन में, जी को मैं कहीं सी पे फिक्स करता हूँ, इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको कट करूँ तो मुझे ये सर्कल देता है, यानी कि ये जो प्याला है अगर मैं जी एक्सिस पे इसको कट करूँ तो मुझे ऊपर सर्कल देता है हर पॉइंट पे। तो किसी भी पॉइंट पे मैं इसको कट करूंगा तो ये मुझे सर्कल देगा, किसी भी प्लेन से मैं इसको कट करूंगा तो मुझे सर्कल देगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्याला सा बन रहा है इस तरह का, ठीक है, और ऊपर सर्कुलर सा बन रहा है कि हर पॉइंट पे, तो ये इस तरह का सर्कल सा, ये इसको पैराबोलाइड कहते हैं कि ये हर तरफ से ये आपको जो है वो दे रहा है, पैराबोला दे रहा है इस तरह, पैराबोला हर तरफ से ये पैराबोला दे रहा है आपको, ठीक है, ऊपर से ये सर्कल है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम पैराबोलाइड कहते हैं, ठीक है। ये जी है, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है जी, जी है एक्स और वाई, और ये आपको पैराबोलाइड। तो कोई भी प्याला टाइप की जो चीज़ होती है ना, जो जिनको एक्स और वाई की किसी भी डायरेक्शन से आप देख लें वो आपको पैराबोला ही नजर आएगा। ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो हमें सर्कुलर सी चीज़, और सर्कल छोटे होते जाते हैं। देखें नीचे जी इक्वल टू 0 करूँ, अगर मैं जी इक्वल टू 0 करूँ तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि सिर्फ एक पॉइंट है। ये पॉइंट सर्कल बनता ही नहीं है ये, क्योंकि इसका रेडियस 0 हो गया ना। देखें रेडियस अगर 0 होगा तो वो एक पॉइंट है। इसी तरह अगर मैंने जी को 1 किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेट्स से ये आपके पास 1 था तो रेडियस आपके पास 1 हो गया सर्कल का। तो ये जो सर्कल आया ये सर्कल ऑफ रेडियस 1 है, या यहाँ पे आप इसको 1 करें, ठीक है। तो ये जो सर्कल आपके पास मिला ना, ये जो सर्कल आपको मिला जो ऊपर से ये 1 है, इसको बढ़ाएं तो सर्कल और रेडियस और बढ़ जाएगा। लेट्स से ये आपके पास 2 है 4 है, तो 4 पे सर्कल रेडियस 2 हो जाएगा, ये जो रेडियस है 2 हो जाएगा। क्यों कि देखें z इज इक्वल टू 4 लूँ ना मैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस 2 हो गया आपका। इसी तरह मैं 9 पे चला जाऊँ तो रेडियस 3 हो जाएगा, 16 पे चला जाऊँ तो रेडियस 4 हो जाएगा। तो इसीलिए ये रेडियस इस तरह से नहीं इंक्रीज हो रहा, बल्कि इस तरह से इंक्रीज हो रहा कि जी की तरफ मुझे ज्यादा जाना पड़ता है, लेकिन रेडियस 1 से 2, 1 पे 1 था लेकिन 4 पे 2 हुआ जाके, 9 पे 3 होगा रेडियस। तो इस तरह से ये प्याला सा बनता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ट्रेसेस ड्रा करके देख सकते हैं कि आपका रेडियस सरफेस किस तरह का बनेगा। तो ट्रेस आपको बड़ा अच्छा आइडिया एक दे देते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेस था अलॉन्ग जी डायरेक्शन में हमने ट्रेस लिए तो हमें एक पैराबोला मिल गया, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास लेट्स से एक कोन है। कोन देखें होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। उसमें जी था, इसमें जी स्क्वायर है, ये याद रखना है आपने। अब अगर मैं ट्रेस लूँ ना एक्स और वाई के अलॉन्ग तो पैराबोला मिलेंगे हमें, ठीक है। ये देखें अगर मैं जी को फिक्स करूँ ना 0 पे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये सर्कल ऑफ रेडियस 0 आया, ठीक है। तो जब मैंने z को 0 किया, z को 0 करने का मतलब ये नीचे हूं मैं, तो सर्कल ऑफ 0 रेडियस 0 तो पॉइंट आ गया। z 1 पे जाते हैं, क्या आता है, z 1 पे जाएं तो
तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सर्कल ऑफ रेडियस 1 है, तो 1 पे रेडियस 1 का ही सर्कल मिल गया, ये आ गया। 2 पे जाएं, क्या है 2 पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर है ना 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब है 2 पे हमें रेडियस भी 2 ही मिल गया, ठीक है। 2 पे हमें रेडियस भी 2 मिल गया, डबल हो गया रेडियस, तो ये सर्कल आ गया। तो देखिए 0 पे रेडियस 0 था, 1 पे 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया, इस तरह से जा रहा है लेफ्ट साइड पे भी, ये इस तरह। तो जब ये स्ट्रेट ये लाइंस होती है ना साइडों पे, तो ये पैराबोला नहीं बन रहा साइडों पे, ये स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, देखें प्लेन्स बन रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइंस इस तरह की। और 3 पे जाएंगे तो रेडियस 3 हो जाएगा, ये रेडियस 3 हो गया, ठीक है। ये देखें कौन बन रही है कि नहीं, कौन की यही नहीं होती कि दोनों जब साइडें बराबर हों, यानी कि दोनों जिस तरह से मर्जी देखें आपको वी शेप नजर आएगी, ऊपर से देखें तो सर्कल नजर आता है। कौन खाई है ना कभी, कौन इसी तरह की नहीं होती साइडों पे, यानी 0 से सर्कल बढ़ता जाता है और सर्कल सेम रेडियस पे बढ़ रहा है, जितना जी है उतना ही रेडियस है। 1 पे रेडियस 1 था, 2 पे रेडियस 2 है, 3 पे रेडियस 3 है। अब ये इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बन रही है राइट साइड पे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आया आपके पास, ये आ गई कोन, ठीक है, कोन की इक्वेशन बन गई है, क्योंकि रेडियस लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि रेडियस आप राइट साइड पे देखें ना, जी को जब मैंने कांस्टेंट किया तो आपके पास आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए रेडियस जो आपके पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ सी आया था, ये देखिए सर्कल का जो रेडियस आया था वो स्क्वायर रूट ऑफ सी आया था। तो सी बढ़े तो स्क्वायर रूट की तरह बढ़ रहा है, और स्क्वायर रूट का ग्राफ कैसे होता है देखें, अगर ये x है और ये y है तो ये इस तरह का ग्राफ होता है स्क्वायर रूट का, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसलिए देखा रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट के ग्राफ की तरह बढ़ा था आपका, ये देखिए स्क्वायर रूट का जिस तरह का ग्राफ होता है उस तरह बढ़ा ये रेडियस, ये स्क्वायर रूट का ग्राफ है, ठीक है। रेडियस जो है ये रेडियस, ये जो सर्कल का रेडियस है, ये जो r है, ये स्क्वायर रूट ऑफ c के हिसाब से बढ़ रहा है, जो आपको वैल्यू देते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रेडियस जो देखें, कौन में रेडियस जो है वो c है, c यानी कि r इज इक्वल टू c, r इक्वल टू c है, दिस इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ c। इसलिए जिस तरह c बढ़ता जा रहा है, ये रेडियस जो है आपका r ये c है, जिस तरह c बढ़ता जा रहा है उसी तरह r भी बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइंस बन गई, पैराबोला नहीं बना, ठीक है, इस तरह। तो ये आपके देखें, अब हमें नहीं पता था ये किस तरह के का ग्राफ होगा ये, ठीक है, लेकिन ट्रेसेस और सिर्फ जी के ट्रेसेस देखने से, जी को कांस्टेंट रखने से हमें पता चल गया कि ये किस तरह की शेप बन रही, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो 3D में ग्राफ्स बना सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक वेरिएबल को फिक्स करते हैं हम, दूसरे वेरिएबल में चेंज देखते हैं किस तरह से आ रही है, उसी को हम ट्रेस कहते हैं। क्योंकि ट्रेस हमने यही कहा, ट्रेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ट्रेस को हमने यही कहा था कि गिवन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, अ ट्रेस इज द ग्राफ ऑफ f व्हेन वन वेरिएबल इज हेल्ड कांस्टेंट। यानी एक वेरिएबल को आप फिक्स कर दें, y को कांस्टेंट कर दें, z को कांस्टेंट कर दें, c को कांस्टेंट कर दें, जो भी करें, ठीक है, तो जो दो वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी वो ट्रेस कहलाती है, ठीक है। तो अगर z को फिक्स करेंगे तो वो एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी, तो एक्स वाई के पैरेलल वो एक कर्व आएगी जो कि ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह हमने ये ट्रेसेस की डेफिनेशन की, फिर सफ़ियर के ट्रेसेस देखे, सफ़ियर किसी भी रेडियस का हो तो उसके ट्रेसेस कैसे होते हैं, और ट्रेसेस की मदद से हमने सफ़ियर ड्रा कर दिया था। फिर हमने एग्जाम्पल देखी जो पैराबोलाइड कहलाती है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, आखिर में हमने ये कहा था कि ये पैराबोलाइड है, क्योंकि ये पैराबोला से बन रहा है तो इसको पैराबोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो पैराबोला क्योंकि हर तरफ अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई की कांस्टेंट लेके वैल्यूज अगर हम कट करते जाएंगे तो हमें छोटे बड़े पैराबोलास मिलते जाएंगे, ठीक है। इधर कट किया पैराबोला, पैराबोला, छोटा पैराबोला, बड़ा, थोड़ा और बड़ा, फिर छोटा, 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 इस तरह के पैराबोला मिलते गए हमें, ठीक है। और हर तरफ से हमें पैराबोला नजर आ रहा है। ऊपर से देखा तो सर्कल, और वो भी हमने देखा कि जब हम z की वैल्यू फिक्स करें, इसमें जब हमने z की वैल्यूज फिक्स की थी तो हमें सर्कल्स मिले थे, देखिए जब z फिक्स किया तो हमें सर्कल मिला, तो ऊपर से हमें सर्कल, तो z की वैल्यूज फिक्स करने से 1 पे 2 पे इस तरह हमने देखा कि सर्कल आ रहे थे, ठीक है, और इस तरह ये सर्कुलर इस तरह ऐड होता गया। फिर हमने कोन लिखी, ठीक है, कोन में हमने z की वैल्यूज फिक्स की तो हमें ये मिलता गया। कोन में हम x और y की वैल्यूज फिक्स करें, अगर लेट से मैं y की वैल्यू को इधर फिक्स करता हूँ तो ये y की वैल्यू में भी हमें कोई इस तरह की चीज़ ही मिलेगी, ये जो हमें नज़र आ रही है। तो ये पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला अगर हम y की वैल्यू फिक्स करें ना कोई कांस्टेंट, ठीक है, तो हमें मिलेगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट स्क्वायर। और अगर आप
देखें कि जब माइनस होता है ना इस तरह से, तो उसको हम सर्कल नहीं कहते, माइनस के लिए ये हाइपरबोला बनता है, ठीक है। तो ये हाइपरबोला की इस तरह की शेप होती है, ये दोनों तरफ आता है कि ये पैराबोला टाइप की चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का होता है। ये पैराबोला थोड़ा इस तरह होता है ना, पैराबोला जो था वो थोड़ा इस तरह का होता है ग्राफ, ठीक है। हाइपरबोला थोड़ा इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हाइपरबोला बन रहा है क्योंकि इसमें ये विड्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है इस तरह, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्टली देखा जाए तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे रहा है आपको, ठीक है। इस तरह आप सामने से कट करें इसको, कोन को, ये कोन है, कोन को कहीं से भी कट करें ना तो इसी तरह की चीज़ बनेगी, लेकिन वो पैराबोला को नहीं सेटिस्फाई करेगा बल्कि हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइड के ट्रेसेस भी देख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जी के ट्रेसेस देखने से ही पूरी शेप पता चल गई थी, तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो ट्रेसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल आप चॉप ऑफ करें, ट्रेसेस बनाएं और उनको कंबाइन करके देखें कि किस तरह की सूरत हाल बनेगी। हमने जी एक्सिस के साथ भी देखा कि जी एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हमने चॉप ऑफ करके देखा कि किस तरह की इक्वेशंस बन रही हैं। हमने देखा कि सर्कल्स बन रहे हैं और सर्कल हम बनाते चले गए, उनको जब हमने कंबाइन किया तो हमने देखा कि ये तो कोन बन रही थी। डॉट से, पॉइंट से शुरू हुई थी, ऊपर रेडियस बढ़ता गया और लीनियरली बढ़ रहा तो ये कोन बन गई, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ग्राफ्स बना सकते हैं 3 डायमेंशंस में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स पिक करके अगर आप इनको हल करें, बनाने की कोशिश करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें। 3 डायमेंशन फिगर आपको जहन में ज़्यादा अच्छी तरह से विजुअलाइज होनी चाहिए। पेपर पे आप अगर ना भी बना सकें तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि ये किस तरह की शेप बन रही है। इमेजिन करें, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि किस तरह से ये पिक्चर्स बन रही हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा 3 डायमेंशंस में ग्राफ्स, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो है बाई वेरिएट फंक्शंस कहलाते हैं। जब फंक्शन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो उसकी ग्राफ 3 डायमेंशन में बनते हैं। नीचे जो है एक्स और वाई जो आपका फर्श के साथ बन रहे हैं 2 डायमेंशन, ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। जो वर्टिकल है वो जी है जो फंक्शन की हाइट देता है आपको, ठीक है। जो एक्स वाई प्लेन है, वाई जी प्लेन है और जी एक्स प्लेन है, ये 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाते हैं। इनके पैरेलल प्लेन्स बनाएंगे तो एक वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर ये एक्स जी प्लेन था तो वाई इज इक्वल टू बी पे पैरेलल प्लेन आ जाएगा। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी डिस्कस किए। कोऑर्डिनेट प्लेन्स अगर हम सरफेस को इंटरसेक्ट करें कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे तो वो उनका ट्रेस कहलाता है। ट्रेस की मदद से भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक रहा, जो हमने एग्जांपल्स भी की, कुछ देखी। आप भी कुछ एग्जांपल्स करें ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Let's review what we did today. So let's review what we did today. We covered section 20.1 of the Budnick book जो हमने यूज़ कर रहे हैं, which is about graphical representation of bivariate functions. इसमें हमने स्केचिंग की कि बाइवेरिएट फंक्शन को कैसे स्केच किया जाता है और ट्रेसेस ऑफ फंक्शन, ट्रेस ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है। ट्रेस को यूज़ करते हुए हमने बाइवेरिएट फंक्शंस को ड्रा किया, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, टॉपिक था, आज का हमारा मटेरियल था। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल गो ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शन। अब देखिए हमने जब 1 वेरिएबल का फंक्शन भी पढ़ा था तो हमने डिफरेंशिएट किया था उनको कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है, कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इसी तरह हम बाइवेरिएट फंक्शंस की भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं इनके डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट टाइम हम पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे विच इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शन, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी विद द डिफरेंशिएशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शन। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।